नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके वे ट्रिक पे। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने सितंबर 2020 का टॉप 100 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका एक वीडियो मैंने इस कंपाइलेशन वीडियो है जो मैं हर हफ्ते टॉप 25 करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूं, उसी का एक कंपाइलेशन वीडियो। दोस्तों, ये स्पेशली उन बच्चों का है जिनका एग्ज़ाम अभी इस रविवार से CHSL का होना है। तो दोस्तों, आपसे जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके हालिया में बने क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से आएंगे वो आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महीने के करंट अफेयर्स के साथ। पहले सवाल की बात की जाए तो दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मलेशिया, चीन, नेपाल, जापान। तो दोस्तों, इसका आंसर है जापान। ये अपने बिगड़ती स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। शिंजो आबे जापान को 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था। उन्होंने 26 दिसंबर 2012 से जापान के PM के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 65 वर्ष की आयु में पद से इस्तीफा दिया। दोस्तों, जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 35 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर भी जापान है। जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरण आदि चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने एवं चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया है। 3500 करोड़ में से 70 करोड़ भारतीय नोटों में आदान प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, जापान की बात की जाए तो जापान की मुद्रा येन है तथा यहाँ की राजधानी टोक्यो है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा UK, चौथा डेनमार्क। तो दोस्तों, इसका आंसर है जर्मनी। ये दूसरा यूरोपियन कंट्री है जो भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। इससे पहले फ्रांस ऑलरेडी भारत के साथ ये रणनीति लॉन्च कर चुका है। दोस्तों, जर्मनी की बात करें तो वर्तमान में यह यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है तथा यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, हमारा फोर्थ सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, इसका आंसर है 48th। हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स में भारत 48th स्थान पर रहा। पहले स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड रहा था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 कुल 50 देशों के समूह के बीच आयोजित किया गया था, जो कि यह 13वां संस्करण था, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एवं कार्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया था। अब बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल पे। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया GJEPC ने पहली बार वर्चुअल क्रेता और विक्रेता मीट का आयोजन किस कीमती पत्थर आभूषण के लिए किया? दोस्तों, हमारे यहाँ ऑप्शन है लूज डायमंड, गोल्ड, पारस, मनी। तो दोस्तों, इसका आंसर है लूज डायमंड। रत्न और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय GJEPC ने लूज डायमंड के लिए पहला वर्चुअल क्रेता और सेलर मीट का आयोजन किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव ने पहली बैठक का उद्घाटन किया। अब बढ़ते हैं अपने 6ठे सवाल पे। तो IOC पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बहुत बड़े क्रूड करियर का क्या नाम है जिसके हाल ही में आग पकड़ ली? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यू डायमंड। वेरी लार्ज क्रूड करियर को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिया गया। इसमें श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग लग गई। करियर तेल टैंकर न्यू डायमंड कुवैत से इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहा था। भारतीय तटरक्षक बल ने अग्निशमन के लिए 3 जहाज के डोरिनर विमान भेजा है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल पे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, इसमें जो हमारे ऑप्शन है कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन तीनों भाषाओं को भारत जम्मू कश्मीर के राजभाषा के रूप में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। दोस्तों अब ये टोटल जम्मू कश्मीर के टोटल आधिकारिक भाषाएं हो गए वो 5 हो गए हैं।
इसमें पहले से उर्दू और अंग्रेज़ी शामिल थी। दोस्तों अगर बात करते हो तो ये सभी लैंग्वेज वो हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8th में आते हैं, जिसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात की जाए तो जम्मू और श्रीनगर है। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अब बात करते हैं 8वें सवाल की, तो किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के जिले विझिनजाम गांव में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है। इसी के साथ कोझिकोड में करुण्या नामक समुद्री एम्बुलेंस भी तैनात की गई। इस समुद्री एम्बुलेंस को तैनात करने का मुख्य उद्देश्य मछुआरों के जीवन को बचाना है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 6.08 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गया, जिसका डिजाइन भारतीय प्रौद्योगिकी मत्स्य विभाग संस्थान ने बनाया है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। गोवा की राजधानी की बात की जाए तो पणजी है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी है। किस राज्य ने CSIR-CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR-CMERI की आवासीय कॉलोनी में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। दोस्तों इसकी क्षमता 11.5 kWp है, जो कि 12,000 से 14,000 सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बनाने की क्षमता रखता है। एक सिंगल सौर वृक्ष में कुल 35 सौर VP पैनल लगाए हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 330 WP है। अगले सवाल की बात की जाए तो किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों गुजरात के बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा टॉय संग्रहालय बनाया जाएगा। वर्तमान में अमेरिका राज्य के मिसौरी में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय संग्रहालय है, जिसमें 10 लाख खिलौने प्रदर्शित किए गए हैं। अगले सवाल की बात की जाए तो किस राज्य की सरकार में अरुणोदय योजना शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है असम। असम सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 830 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के 15-17 हज़ार परिवार को नामांकित किया गया है। इसमें आवेदक जिसकी आय 2 लाख रुपए से कम होगी उसी को यह सुविधा, साथ ही साथ विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांग और तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। 13वें सवाल की बात की जाए तो किस देश ने भारत को ग्रामीण किसानों के लिए 7 कृषि ऋण व्यापार मंच AGRIOTA की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई की मल्टी कमोडिटी सेंटर ने भारत में लाखों ग्रामीण किसानों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग पहल एग्रियोटा ई मार्केट पहल की शुरुआत की है। इसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को उद्देश्य भारत के किसानों को UAE के खाद्य उद्योगों के बीच का अंतर को कम करेगा। 14वें सवाल की बात की जाए तो कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल। केरल के द्वारा देश में महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने और लिंग अनुपात समानता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस भारतीय संगठन ने पेंशनरों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है CISF ने। वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पेंशन भोगियों को पेंशन की सुविधा में अवगत करवाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा भी शामिल की है। इस ऐप में नौकरी के अवसर, पेंशन भोगियों के संबंधित लाभों के बारे में जानकारी दी है। अब अगले बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल की ओर। तो किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति जो फर्स्ट आएगा उसको 10,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
इस प्रतियोगिता के अंतर्गत भागीदार को 1 से 5 मिनट तक की अपनी जल संरक्षण की वीडियो और 300 शब्दों का लेख पर फोटोग्राफ सहित जल शक्ति मंत्रालय को भेजना होगा। 70वें सवाल की तो स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो जोए रूबी। प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर स्कूबी डू प्रोड्यूस किया था। भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर एस पद्मावती, जो कोविड-19 की बीमारी के कारण 103 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई है। इस एस पद्मावती को गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म बर्मा म्यांमार में 1917 में हुआ था। वह नेशनल हाई इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी थी। 19वें सवाल की बात की जाए तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए CMD कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हेमंत खत्री। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष हेमंत खत्री को बनाया गया है। हेमंत खत्री LV शरद बाबू की जगह लेंगे। 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष रहेंगे। HSL के मुख्यालय की बात की जाए तो ये विशाखापट्टनम है और इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। अब बात करते हैं अपने 20वें सवाल की तो भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है VK यादव। दोस्तों हाल ही में एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें भारतीय रेलवे में सुधार की बात की गई है। उसी के अंतर्गत अध्यक्ष और CEO बनाया जाएगा, जिसमें पहले जो CEO बने वो VK यादव थे, वो जो वर्तमान में चेयरमैन भी थे। रेलवे बोर्ड के अनुसार रेलवे के चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे। इसी के साथ SSC ने रेलवे बोर्ड के 8 सदस्यों को संख्या को घटाकर 5 कर दिया है। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम भी बदला गया और इसका नाम इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस होगा। बात करते हैं 21st क्वेश्चन की तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर है अवीक सरकार। आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अवीक सरकार वर्तमान में पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। 22वें सवाल की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन B M वीरलक्ष्मी। तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित किया है। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है तथा यहाँ के CM है EK पलानीस्वामी। 23वें सवाल की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है शालिजा धामी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर इकाई का कार्यभार संभाला। विंग कमांडर धामी 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना में सेवारत है। वह वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन बनी और फ्लाइंग ब्रांच का स्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी भी है। बात करते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स से संबंधित, जो हमने हाल ही में अपने स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया 29 अगस्त को। तो इसी में हमारा पहला सवाल है तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले व्यक्ति दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका के 42 किलोमीटर की कैटरीना चैनल को पार करके एशियाई का सबसे तेज तैराक बने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सत्येंद्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं 25वें सवाल की तो फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मैच का विजेता किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत और रसिया को संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित किया गया। इंटरनेट में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संयुक्त रूप से विजेता को घोषित किया गया। ऑनलाइन टूर्नामेंट में करीब 163 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के बोनस क्वेश्चन की तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? मैंने आपको पीछे ही बताया कि यह 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसे पहली बार 2012 में खेल दिवस के रूप में मनाया गया था। किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए सोनमुरा दाउकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग शुरू किया था? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन
ए त्रिपुरा, भारत के त्रिपुरा राज्य में बांग्लादेश और भारत के बीच सोनमुरा दाउदकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग जल्दी चालू होगा। यह अंतर्देशीय जलमार्ग को 5 सितंबर को दाउदकंदी और सोनमुरा में गोमती नदी पर आयोजित करके टेस्ट किया जाएगा। इस नए जलमार्ग का उद्घाटन मई 2020 में अंतर्देशीय जल व्यापार एवं पारगमन प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षर करके शुरू किया गया था। दूसरे सवाल की बात की जाए तो दुनिया के सौर फर्म के रूप में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों इसका आंसर है अडानी ग्रीन। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन 2.3 गीगावाट प्रचालन परियोजना के तहत दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बनी। अडानी ग्रीन ने वर्ष 2025 तक 25 गीगावाट कुल संयुक्त सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अडानी ग्रीन का मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी तथा इसके संस्थापक गौतम अडानी हैं। अगले सवाल की बात करें तो किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सर डेविड एटनबरो। उन्हें यह पुरस्कार पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित एवं सुरक्षित करने के लिए द्वारा किए गए प्रयास के लिए दिया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक एवं इतिहासकार है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने 1986 में पहली बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया था। इसके विजेता को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा विकास निगम और हस्तशिल्प के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में शोरूम खोलने की योजना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंस राज्य की साड़ी और हस्तशिल्पकार के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास आर्य मिल कॉलोनी में कितने एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है 600 एकड़। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित आर्य मिल कॉलोनी में 600 एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित की है। राज्य सरकार ने 3,000 एकड़ से अधिक आर्य मिल कॉलोनी में 600 एकड़ जमीन वन अधिनियम के तहत धारा 4 को लागू करके यह निर्णय लिया है। विश्व वन क्षेत्र में 33.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत कोलाबा बांद्रा सीपेज मेट्रो लाइन कॉरिडोर 1 बनने वाला था। राज्य सरकार ने 45 दिनों का समय देते हुए इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की। अगले सवाल की बात की जाए तो किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने N95 मास को डिस्क्रीट करने के लिए चक्र डिकोब डिवाइस विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों ने N95 डिस्क्रीट करने के लिए डिकोब नामक डिवाइस विकसित किया है। यह डिवाइस N95 मास्क के छिद्रों की सफाई ओजोन गैस की मदद से करता है। ओजोन एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है ताकि हानिकारक वायरस को नष्ट करने में बेहद उपयोगी मानी जाती है। अगले सवाल की बात की जाए तो कश्मीर घाटी में CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए चारू सिन्हा। चारू सिन्हा श्रीनगर सेक्टर में CRPF का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला कमांडर बनी है। चारू सिन्हा तेलंगाना कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी है, जो कि जल्द ही जम्मू कश्मीर की CRPF महानिदेशक की कमान संभालेगी। चारू सिन्हा इससे पहले बिहार सेक्टर में CRPF के IG के रूप में कार्यरत थी। 8वें सवाल की बात की जाए तो ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही? तो दोस्तों इसका आंसर है KK शैलजा, जो कि वर्तमान में केरल की हेल्थ मिनिस्टर है। उन्हें इस सूची में शीर्ष स्थान दिया। ब्रिटिश पत्रिका ने टॉप 50 थिंकर ऑफ कोविड-19 के नाम से एक सूची जारी की थी, जिनमें KK शैलजा टॉप स्थान पर रही। इसी सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न दूसरे स्थान पर रही। दोस्तों ये लिस्ट उनके लिए है जिन्होंने कोविड-19 के पहले ही भांप कर और इससे संबंधित सुरक्षित कदम उठा लिए थे। अगले सवाल की बात की जाए तो भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आता? दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, जबकि इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में औद्योगिकी संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DRIIIT द्वारा घोषित किया गया। इटली देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा 1992 बैच की IPS अधिकारी है, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त
सचिव के रूप में कार्यरत है। वर्ष 2015 में वो इंडो पैसिफिक डिवीज़न की प्रमुख भी रही। उन्होंने अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास में भी 6 महीनों तक सेवा दी है। किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, पियरे गैसली। गैसली ने अपने पहली ग्रैंड प्रिक्स रेस कार्लोस सेंट जूनियर को हराकर जीती। कार्लोस सेंट जूनियर इस रेस में दूसरे स्थान पर है, जबकि लॉर्स स्ट्रोक इस रेस में तीसरे स्थान पर है। लुइस हैमिल्टन इस रेस में 10 सेकंड के स्पॉट गो पेनल्टी के साथ 7वें स्थान पर है। 12वें सवाल की बात की जाए तो FADA के 35वें अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है विकास गुलाटी। विकेश गुलाटी को वर्ष 2020 में वर्ष 2022 तक FADA के अध्यक्ष रहेंगे। विकेश वर्तमान में FADA के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले की जगह लेंगे। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1964 में, तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 13वें सवाल की बात की जाए तो किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। इसके लिए उन्होंने 600 करोड़ रुपए के वाटर शेड परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर विश्व बैंक द्वारा 70% खर्च करेगा, जबकि राज्य सरकार 30% खर्च करेगी। इस परियोजना पर लाभ राज्य के सभी 10 लाख हेक्टेयर भूमि की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा। यह परियोजना 20 तालुकों में वाटर शेड विकास के लिए 50,000 हेक्टेयर भूमि को वाटर टेबल के साथ कवरेज प्रदान करेगी। 14वें सवाल की बात की जाए तो किस भारतीय संगठन ने स्वदेशी रूप से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, DRDO। भारत का DRDO ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण किया। इसकी गति मैक 6 की गति से क्रूज मिसाइल को उड़ीसा के तट से डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। 15वें सवाल की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस सिटी को पहली वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी घोषित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तरी कैलिफोर्निया के वेलिंगटन सिटी को द्वितीय विश्व युद्ध की हेरिटेज सिटी के रूप में नामित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह घोषणा की। 16वें सवाल की बात की जाए तो लॉन्च पुस्तक इन्वर्टोनोमिक्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है गुनमीत सिंह चौहान। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया। गुनमीत सिंह को इस पुस्तक को लिखने में 6 साल लगे, जिसमें उन्होंने दैनिक जीवन के आम मुद्दों के समाधान के 8 परिवर्तनकारी विचारों का उल्लेख किया है। 17वें सवाल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस लिटरेसी डे कब मनाया गया था? दोस्तों इसका आंसर है 8 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड रखा गया है। वर्ष 1966 में यूनेस्को द्वारा पहली बार यह दिवस मनाया गया था। 18वें सवाल की बात की जाए तो PM मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। पत्रिका गेट जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पत्रिका ग्रुप जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है। पत्रिका गेट का निर्माण अनुपम योजना के तहत किया गया। PM मोदी ने पत्रिका गेट समारोह के अवसर पर समूह द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया। किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। उन्होंने पुणे के नज़दीक नारायण गांव में विशाल मैट्रेडवेट रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की और इसका मार्गदर्शन भी किया था। उन्हें पद्मश्री भटनागर पुरस्कार, HK फिरोदिया पुरस्कार जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 20वें सवाल की बात की जाए तो किस राज्य सरकार ने विद्या कनुका योजना लॉन्च की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा और भी 2 योजनाओं का लॉन्च किया गया। आप हमें उनके आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, अकीमुबी अदीसिना को दूसरी बार या 5 वर्षों के लिए चुना गया। अदीसिना वर्ष 2015 में पहली बार अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AAA रेटिंग लगातार 5 वर्षों पर शीर्ष पर बनाए रखने के लिए दिया गया। उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में विश्व खाद्य पुरस्कार एवं सनहक शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 22वें सवाल की बात की जाए तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन।
दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली रेलवे स्टेशन का नाम पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया। 2015 में हुबली से इसका नाम हुबली किया गया था। इनका नाम प्रसिद्ध भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रखा गया। 23वें सवाल की बात की जाए तो WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रीति सूदन। इस पैनल में कुल 11 लोगों को चुना गया, जिसमें प्रीति सूदन एक है। इस पैनल का निर्माण हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलिफ द्वारा किया गया है। पैनल द्वारा 120 लोगों की समीक्षा में उनका चयन कर उनके कौशल के आधार पर किया गया। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, तथा इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडनोम। किसे 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल और यूएई के साथ शांति समझौता के हवाला देते हुए उन्हें 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 25वें सवाल की बात की जाए तो दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश कहाँ से कहाँ तक चली? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी एवं नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह रेल सेवा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की गई, जिसमें 14 पार्सल वैन से भरे डिब्बे थे, जिसमें कोई 40 घंटे से में 2150 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसमें 7 अगस्त को पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देववाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है 105वें स्थान पे। 174 देशों के बीच भारत 105वें स्थान पे रहा। इसको कनाडा के फ्रीजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। पिछले वर्ष यानी 2019 की बात करें तो इसमें भारत 104वें स्थान पे था, जिसमें 157 कंट्री शामिल थी। भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने इस संयोजन को जारी किया, और जो कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण था। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर तथा तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा। दूसरे सवाल की बात की जाए तो किस शहर में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है बेंगलुरु। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन येलहंका एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। यहाँ कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी सूचना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेबसाइट पर लोगों के साथ साझा किया। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी है, जिसकी पूरी सूचना आप aeroindia.gov.in पर देख सकते हैं। अगले सवाल की बात की जाए तो किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फ़कार 99 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ईरान। ईरान की नौसेना ने ओमान सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास जुल्फ़कार 99 का आयोजन किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में ईरानी सेना ने ड्रोन, मिसाइल, विध्वंसक युद्ध पोतों की प्रदर्शनी की। यह युद्ध अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में तकरीबन 2 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में आयोजित की गई है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य देश की क्षेत्रीय जल एवं शिपिंग लाइन की सुरक्षा के लिए सामरिक, आक्रामक और रक्षात्मक रणनीति तैयार करना है। चौथे सवाल की बात की जाए तो भारत का कौन सा राज्य रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बने, जबकि कर्नाटक और केरल राज्य व्यापार एवं वित्त को आकर्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुने गए। इसमें कुल 22 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्य को सरल बनाना तथा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। ASI द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नई अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सुभाष कामत वर्तमान में द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रोहित गुप्ता की जगह लेंगे। इसी के साथ NS राजन को वाइस चेयरमैन और शशिधर सिन्हा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी चुना गया। छठे सवाल की बात की जाए तो ब्रिटेन देश ने किसे अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर है टोनी ओबेट, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे 2013 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पिछले दिनों महिलाओं
समलैंगिकों और पर्यावरण परिवर्तन जैसे विशेष मुद्दों पर विवादित विचारों और रूढ़िवादी रवैया की वजह से ब्रिटेन में टोनी का विरोध हुआ, परंतु सरकार ने इन सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से कानून एवं अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोड्स स्कॉलर भी रह चुके हैं। 7वें सवाल की बात की जाए तो एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा? तो दोस्तों इसका आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। यह विमान एक मालवाहक अंतरिक्ष यान होगा। नासा की सहयोगी कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने नासा के इतिहास की प्रसिद्ध भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के सम्मान में यह घोषणा की है। 8वें सवाल की बात की जाए तो किस देश ने फर्जी सूचनाओं के खिलाफ असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाओं और अफवाहों के प्रति लड़ने के उद्देश्य से असोल चीनी या रियल शुगर नाम से अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जो कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर चल रहे फर्जी Darbar21.org अफवाहों पर रोक लगाएगा। इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य देश में शांति बनाए रखना तथा लोगों को अफवाहों पर ज़्यादा न ध्यान देना रखा गया था। अब बात करते हैं किस राज्य में कैनबिस दवा परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस भांग दवा परियोजना शुरू किया। भांग जैसी नशीली पदार्थों का उपयोग कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित रोगियों के लिए दर्द निवारक दवाइयों में किया जाता है, जिसकी अनुमति अब सरकार ने दी है। इसके तहत जम्मू के पास कठुआ में उत्तर भारत के पहले बायोटेक उद्योग इस पार्क की स्थापना की जाएगी। दोस्तों 10वें सवाल की बात की जाए तो भारत ने किसके साथ अपनी पहली जॉइंट कमीशन बैठक आयोजन की है? तो दोस्तों इसका आंसर है अंगोला। भारत में अंगोला के साथ द्विपक्षीय और व्यापार संबंधों में विविधता लाने एवं स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए पहली ज्वाइंट कमीशन बैठक की आयोजना की है। इस बैठक में भारत की अध्यक्षता एस जयशंकर ने जबकि अंगोला की अध्यक्षता टेटे एंटोनी ने की है। नाइजीरिया के बाद उप सहारा रेगिस्तान में अंगोला दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। अंगोला की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी लुआंडा है। यहाँ की मुद्रा अंगोलन क्वांजा है। 11वें सवाल की बात की जाए तो किसने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? तो दोस्तों इसका आंसर है नन अदर देन लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता, जो बल्कि इटली के मुगोलो सर्किट में आयोजित कराई गई थी। इस वर्ष वॉल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर है, जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन तीसरे स्थान पर। फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं रेस थी। 12वें सवाल की बात की जाए तो किसने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उसने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल यूएस ओपन का खिताब जीता। यह थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था, जिसको जीतने के बाद वो यूएस ओपन खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 13वें सवाल की बात की जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। 14वें सवाल की बात की जाए तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है नाओमी ओसाका ने वुमेन्स यूएस ओपन का खिताब जीता है। उसने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। ओसाका इससे पहले 2018 में यूएस ओपन तथा 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुकी है। अब बात करते हैं 15वें सवाल की, तो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है। वर्तमान में राजेश खुल्लर हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत है। वह विश्व बैंक समूह के 25वें कार्यकारी निर्देशक बने। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बात करें तो चीन को मात देकर
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक निकाय का सदस्य बना? तो दोस्तों इसका आंसर है और कोई नहीं, भारत। भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन द्वारा ऑन स्टेट ऑफ वुमन का सदस्य चुना गया। इसी के साथ भारत चीन को मात देते हुए अगले 4 वर्षों यानी कि वर्ष 2021 से 2025 तक इकोसॉक का आयोग का सदस्य रहेगा। इस सीट के लिए भारत का मुकाबला चीन और अफगानिस्तान के बीच था, जिसे भारत को 24 में से अधिकतर सदस्यों का समर्थन मिला। 17वें सवाल की बात की जाए तो एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है समीर कुमार खरे। दोस्तों यह बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर कुमार खरे 1989 बैच के IAS असम कैडर के अधिकारी है, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग सचिव के रूप में कार्यरत है। उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए मनीला के एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 18वें सवाल की बात की जाए तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों आपको पता ही होगा कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्होंने अगस्त में अपने स्वास्थ्य प्रॉब्लम के कारण इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पे उन्हीं की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 16 सितंबर 2020 से वो अपना कार्यभार संभालेंगे, जिसके बाद 71 वर्षीय योशिहिदे सुगा ने पार्टी चुनाव में 534 में से 377 वोट हासिल किए। 19वें सवाल की बात की जाए तो किस देश में पोत से 9 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये और कोई नहीं, नन अदर देन हमारे कोरोना किंग चाइना है। उन्होंने लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट की मदद से समुद्री जहाज से 9 उपग्रह को लॉन्च किया। चीन ने वीडियो साझा कर मंच बिली के 9 उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसी के साथ चीन में सी-बेस लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश भी बन गया। सैटेलाइट की ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में निगरानी की जा रही थी। दोस्तों 20वें सवाल की बात की जाए तो किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है HDFC के CEO आदित्य पुरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार विश्व स्तरीय बैंकों के निर्माण एवं सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को प्रदान किया जाता है। यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार की शुरुआत वैश्विक बैंकिंग उद्योग द्वारा 1992 में की गई थी। दोस्तों इस हफ्ते की 21वें सवाल की बात की जाए तो किस देश में आयोजित होने वाले BWF थॉमस और उबेर कप 2021 को स्थगित कर दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर में आयोजित होने वाले थॉमस और उबर कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट को स्थगित किया है। इसकी बात करें, स्थापना की बात करें तो 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया में है। 22वें सवाल की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। दोस्तों इसका आंसर है हरियाणा। PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने पलवल से सोहना मानसर खरखोदा से होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में कुल 5617 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी। जहर रेल लाइन पलवल से शुरू होकर हरसाना कला स्टेशन पर समाप्त होगी, जो कि पातली स्टेशन से असौद स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों 23वें सवाल की बात की जाए तो किस देश में स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो दोस्तों इसका आंसर है इटली। इटली के रोम में स्थित यूनाइटेड किंगडम आधारित एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का पहला 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला एयरपोर्ट बना। इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एयरपोर्ट की सारी एयरलाइन सर्विसेज स्काई ट्रैक्स के द्वारा संचालित की जाती है। इस हवाई अड्डे ने स्वच्छता ATP नमूना परीक्षण के आधार पर यह स्थान हासिल किया है। 24वें सवाल की बात की जाए तो किसने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इम्पैक्ट मीडिया के लिए जेफ स्कोल पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है मीरा नायर। वर्ष 2020 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 45वां संस्करण आयोजित कराया गया था।
नायर के अलावा सर एंथोनी हॉपकिंस, केट विंसलेट, क्लो झाओ, ट्रेसी डियर और ट्रेंस ब्लांचर को TIAF ट्रिब्यूट पुरस्कार दिया गया। इस हफ्ते के 25वें सवाल की बात की जाए तो टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में संसद भवन के निर्माण कार्य की बोली जीती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 861.90 करोड़ रुपए में टाटा समूह ने यह बोली जीती है। नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को पूर्ण विकास करने की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के रूप में इस नई इमारत का निर्माण किया जाना है। इस नई संसद की इमारत में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी, जिसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। बोनस सवाल की बात की जाए तो कौन सा देश जिबूती आचार संहिता संशोधन में प्रेक्षक के रूप में शामिल हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। इसमें USA, जापान ऑलरेडी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हो चुका है। DCOCJA में लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तटीय और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों में सटे कुल 18 देश शामिल है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ भारत इसका ऑब्जर्वर ग्रुप में शामिल हो गया है। अमिताभ घोष का निधन हुआ, वह RBI के कौन से नंबर के गवर्नर थे? दोस्तों आपको पता ही होगा, अमिताभ घोष तो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो वो RBI के 16वें गवर्नर थे, जो 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। RBI में शामिल होने से पहले वो इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष रह चुके थे। उनका कार्यकाल RBI के समय में सबसे कम समय तक रहने वाला गवर्नर का था। उन्होंने 15 फरवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिन RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उनके बाद RBI के 17वें गवर्नर के रूप में RN मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था। अगले सवाल की बात की जाए तो IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन डी, सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ष 2020 की स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया, जिसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हमारे भारत के सीटों का जो प्रदर्शन है बहुत ही बुरा रहा। वो हैदराबाद की बात की जाए तो वो 85वें स्थान पर, नई दिल्ली 86वें स्थान पर तथा मुंबई 93वें स्थान पर और बेंगलुरु 95वें स्थान पर रहा। दोस्तों तीसरे सवाल की बात की जाए तो किसे वर्ष 2020 के लिए डेटन साहित्यिक शांतिक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सी, मार्गरेट एटवुड। वर्ष 2020 के लिए डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार में मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया, जो कि पेशे से एक गैर काल्पनिक निबंध एवं हास्य पुस्तकों की लेखिका है। उन्हें यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समाज को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। उनकी पुस्तक द हैंडमेड्स टेल हाल ही में लॉन्च की गई है। दोस्तों चौथे सवाल की बात की जाए तो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ जयपुर से किया है। इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा के सभी उपकरण होते हैं, जिसकी कीमत कुल 1.70 लाख है। वर्तमान में राज्य में आम 701 एम्बुलेंस चल रही है, जिसमें 108 एम्बुलेंस अस्पतालों में और 587 चंदनी एक्सप्रेस पर वे पे और 74 अस्पतालों के नज़दीक रहती है। दोस्तों अगले सवाल की बात की जाए तो किस देश में नया वायरस ब्रूसेलोसिस पाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है नन अदर देन चीन। चाइना में एक नया वायरस देखा गया है ब्रूसेलोसिस नाम करके। ये एक माल्टा बुखार से भी जाना जाता है। यह वायरस से ग्रसित व्यक्ति में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान आदि के लक्षण देखने को मिलते हैं। यह वायरस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसाव के कारण चीन में फैला, जिसके कारण 1400 लोगों के परीक्षण का सकारात्मक आए हैं। छठे सवाल की बात की जाए तो किस भारतीय युवा को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर है उदित सिंघल। सतत विकास लक्ष्य के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए भारतीय युवा उदित सिंघल को चुना गया। उदित ने दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का अनावरण किया, जो कि कांच की बोतलों को लैंडफिल डंप में होने से बचाएगा। सातवें सवाल की बात की जाए तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त पदभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों आपको पता होगा कि हरसिमरत कौर जो कृषि मंत्री थी, उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। जो 3 बिल पारित हुए हैं उसके विरोध में
तो उसके रिक्त पद को फिलहाल के लिए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया। यह 8वें सवाल की बात की जाए तो भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक पोर्ट को डीकमीशन किया? तो दोस्तों इसका आंसर है INS विराट, जो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में था और उसे वहीं पर डीकमीशन किया गया। INS विराट पिछले 30 सालों से भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा था। गुजरात ने INS विराट को संग्रहालय में बदलने की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई योजना नहीं बन पाई है। किस शहरों में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में कुत्तों के लिए खास ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। इस ब्लड बैंक में हर साल 25 से 30 हज़ार कुत्तों को इलाज किया जाएगा। इसी के साथ यह उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक भी बना है। 10वें सवाल की बात की जाए तो नेपाल में किस देश के साथ निलंबित यात्री रेल सेवा फिर से शुरू किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। पिछले 7 सालों से यह यात्रा निलंबित थी, जो अब शुरू हुआ है। इसके तहत नेपाल जल्द ही 200 से अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बना रहा है। यह रेल सेवा जनकपुर शहर के करीब कुर्था से शुरू होकर जयनगर तक जाएगी। 11वें सवाल की बात की जाए तो भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने कितने समुद्र तटों पे ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 8। इसमें गुजरात के शिवराजपुर, दमन के खोखला, कर्नाटक में कासरकोड और पदुबिद्री, केरल में कप्पर, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, उड़ीसा में गोल्डन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर शामिल है। 12वें सवाल की बात की जाए तो अमेजन इंडिया ने किस राज्य में अपना ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अमेजन ने ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित कादी में स्थापित किया है। वर्ष 2016 में कंपनी ने चेन्नई, तमिलनाडु में अपना पहला ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया था। दोस्तों 13वें सवाल की बात की जाए तो विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है 116वां। भारत के कुल स्कोर है 0.49 स्कोर और उसे 116वां स्थान मिला। मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे और हांगकांग, चीन दूसरे स्थान पर, जबकि जापान तीसरे स्थान पर रहा। 14वें सवाल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सीमांचल दास। IRS अधिकारी सीमांचल दास को अगले 3 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निर्देशक सलाहकार होंगे। सीमांचल वर्ष 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है, जो कि पिछले वर्ष भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार ले चुके हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। 21 दिसंबर 2020 से भारत और मालदीव दोनों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। यह मालवाहक सेवा मालदीव के कुल्दुफुसु और माले बंदरगाह को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। 16वें सवाल की बात की जाए तो किस देश के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है जर्मनी। हेल्महोल्ट्ज जेंट्रम मुंचेन और तकनीकी विश्वविद्यालय म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है। यह एक सिलिकॉन चिप के शीर्ष पर लघु फोटोनिक सर्किट पर आधारित है। किस देश ने SIP इन फिक्स इनकम अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है IDFC म्यूचुअल फंड के SIP इन फिक्स इनकम नामक नया अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट को निवेश करने में फायदे के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों अगले सवाल की बात की जाए तो DRDO ने किस राज्य में स्थित बालासोर में अभ्यास मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में सफल परीक्षण किया। इसे DRDO के डबल अंडर स्लॉग बूस्टर का प्रयोग करके इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह 5 किलोमीटर की उड़ान की ऊंचाई और 0.5 मैक की गति से अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा मनाया गया।
विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ संगठन 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है जो कि बाधित लोगों को मानवाधिकारों में सम्मान दिलाता है। अगले सवाल की बात की जाए तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों इसका आंसर है 46वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध एवं निगरानी के लिए 23 सितंबर को 1974 को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अगले सवाल की बात की जाए तो एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो दोस्तों इसका आंसर है सोनू सूद। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एम्बेसडर इंडिया ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सोनू सूद एसर इंडिया के नए लैपटॉप को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फैंस के बीच कंपनी का उत्पादों का प्रचार करेगी। इसके प्रबंध निदेशक की बात की जाए तो हरीश कोहली है और इसका मुख्यालय कर्नाटक में। अब बात करते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों वह एक प्रसिद्ध गायक थे। आपने कोई हम आपके यहाँ कौन मूवी देखी होगी, उसमें से मोस्टली गाने उन्होंने ही गाए हैं। 1966 की प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रामान्ना में अपने गायक जीवन की शुरुआत करने वाले प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित कुल 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर है असम। असम सरकार ने वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के राज्य परिवहन विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना लॉन्च किया है। योजना के पहले चरण में 10,000 गाँव को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के रूप में कवरेज प्रदान किया जाएगा। अगले सवाल की बात की जाए तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है शिवांगी सिंह। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने राजस्थान के फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ राफेल विमान से उड़ान भरी। वह अपनी कन्वर्जन ट्रेनिंग को जल्द पूरा करके वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर स्थापित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएगी। दोस्तों इस तरह हमारे टॉप 100 करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ और प्लस में 5 बोनस क्वेश्चंस का ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज के वीडियो को। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।